जय प्रक्रम के बारे में देखने वाले हैं, जो क्लास 10 के हैं। ठीक है, जो हमारा क्लास 10 है वो क्लास 10 के बायोलॉजी हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे कि क्वेश्चन बहुत बार कई बार पूछा गया है। तो चलिए एनसीईआरटी में हम देखते हैं कि किस तरह से इसे पढ़ा जाता है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है। इन सारी बातों को इसमें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जय प्रक्रम है, चैप्टर का नाम है। ठीक है, जय प्रक्रम। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, जैव, सजीव तथा अजैव, यानी कि सजीव को हम क्या बोलते हैं, जैव बोलते हैं, और अजैव जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो बात यहाँ पे लिखा गया है, सजीव और निर्जीव। ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। मतलब कि सजीव में जो क्रिया होता है उसी के बारे में, और किस तरह से क्रिया होता है, एक प्रक्रम, एक क्रम के द्वारा हम उसमें पढ़ेंगे सारा कुछ। जैसे कि मान के चलिए उसमें कहाँ से, जैसे खाना से स्टार्ट होता है, आहार नाल क्या है, उसके बाद उसके हृदय किस तरह काम करता है, किडनी किस तरह काम करता है, यानी सारा क्रम उसके अंदर जो है, जितने भी सजीव है उन सारी बातों को इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला चीज है क्या, जैव, यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं जैव और अजैव में क्या अंतर है। ठीक है, तो स्पष्ट करते हैं। तो कैसे स्पष्ट करेंगे कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखे या गाय को जुगाली करते, यानी कि जो आप देखते हैं ऐसे ऐसे करते रहता है, ठीक है, उसे करते देखे, या एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखे, तो समझ जाते हैं कि वह क्या है, सजीव है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कुछ चीज को, जिस तरह से कोई टहलते देख रहे हैं, कुत्ता को इधर टहल रहा है, कोई उधर कर रहा है, तो इस चीज को नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, सजीव है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि यहाँ देखिए आगे क्या कर रहे हैं, यदि कुत्ता गाय इंसान सो रहे हैं, क्या उस टाइम हम उसे कैसे पता करेंगे कि वो सजीव है कि निर्जीव है। तो वही कह रहा है, यदि कुत्ता गाय इंसान की तरह सो रहे हैं, तब क्या हम यह सोचेंगे कि ये सजीव हैं। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देखें, और मतलब इसमें क्वेश्चन करा, लेकिन हम यह कैसे जानेंगे। तो इसको जानने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी सजीव अगर सोता है तो उसमें कुछ सांस लेने की प्रक्रिया चलता है, श्वसन लेने की प्रक्रिया चलता है, तो हम उसी के द्वारा हम उसे क्या कहते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, कि वो क्या है, सजीव है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे। ठीक है, पौधे तो अब इसको तो नहीं पूछेंगे कि तुम चल रहा है कि खाना खा रहा है कि सो रहा है, इसको हम कैसे जानेंगे। ठीक है, तो ये सजीव है, कैसे हम जानेंगे। हमसे कुछ कहेंगे कि वह हरे दिखते हैं, हम क्या उसे ये बोलेंगे कि तुम हरा दिखता है, नहीं पौधा है वो हरा दिखता है इसीलिए वो सजीव है, नहीं। अब इसका क्या कारण है, इसका सिंपल सी कारण है कि वो क्या कर रहे हैं, हम जब किसी पौधे को देखते हैं तो इस साइज, छोटा साइज में रहता है, और छोटा साइज से वो फिर क्या हो जाता है, बड़ा साइज हो जाता है। ठीक है, तब जाकर हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, वो सजीव है, यानी कि उसमें वृद्धि का हो गया। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सजीव को और निर्जीव में परिभाषित किया है, और इसको किस तरह से समझाने का प्रयास किया है, इस चीज को हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा कि लेकिन इन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर उन अन्य रंग की होती है। अब ये तो पौधे को हरा का आधार पर थोड़ी हम बांट सकते हैं कि वो हरा है तो वो सजीव हो गया, या फिर पीला है तो वो सजीव हो गया, नहीं। तो उसका क्या कारण है, आगे, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वृद्धि शब्द लाया, समय के साथ क्या हो रहा है, वृद्धि। यानी कि अगर हम सजीव की परिभाषा बोले तो हम सजीव क्या किसे कह सकते हैं, वैसा जीव होना चाहिए जो क्या कर सके, वो अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सके, यही ना कह सकते हैं। और ये जो अपनी मानसिक क्षमता, जैसे कि मान के चलिए जो वृद्धि करे, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। जो कुछ एक्टिविटी करे, जो जिसमें कि कुछ कार्य करने की क्षमता हो, ठीक है, वो सारा चीज जो खुद से करता है, वो सारे के सारे क्या होंगे, सजीव होंगे। तो पहला स्टेप में ये बोला, जैसे कुत्ता चलते हैं, जुगाली मतलब खाना पीना जो खाते हैं वो सजीव हो गया, और कुछ जो वृद्धि करते हैं वो सजीव हो गया। इस तरह से इन्होंने परिभाषित किया है। आगे बढ़ते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि वे जीव हैं, सजीव हैं, क्या है, सजीव। दूसरे शब्दों में यहाँ पर देखिए सजीव का कितना अच्छा डिफिनेशन दिया है कि हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। वे वृद्धि संबंधित या अन्य गतियां हो सकती है, यानी कि
जो सजीव है उसमें अधिकांश क्या देखा जाता है कि वो गति करने की उसमें क्या रहता है, क्षमता। अब इस आधार पर ये थोड़े बोल सकते हैं कि गरीब भी तो गति करता है ना, नहीं, ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो गति तो जरूर कर रहा है लेकिन उसमें कोई वृद्धि नहीं है। ऐसा थोड़ा कि आज कार को हम देखे छोटा साइज का है, सुबह जगह तो अरे बड़ा साइज का हो गया, ऐसा नहीं, कितनों साल रखिएगा वो जैसा का है वैसा, तो ये भी देखना जरूरी है। लेकिन पौधा भी सजीव है, इसमें वृद्धि की परीक्षा जो है वृद्धि होती है। और कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उसमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, वो भी क्या है, सजीव है। कुछ ऐसा भी जीव है जो कि सांस तो जरूर लेते हैं लेकिन वो कभी मतलब कि दिखता नहीं कि वो सांस ले रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि वो सजीव नहीं है, वो भी सजीव है, ठीक है। टोटल बात यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है अतः दिखाई देने वाले गति जीव में परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि सजीव को ये सिर्फ बोल देना कि जो विकास करे या फिर जो सांस ले, ये सिर्फ इतना ही बोलना पर्याप्त नहीं है, उसका परिभाषा एक ठोस तरह होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आगे जो बोल रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ कह रहा है कि अति सूक्ष्म कण, ठीक है, अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म, ठीक है, कह रहा है कि अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गति आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसाय या जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक कि वो किसी कोशिका को संक्रमित ना करते। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं, ठीक है। मतलब एक जैसे विषाणु के बारे में इसमें बहुत ही अच्छा जो वायरस है उसके बारे में बोला गया कि वायरस एक सजीव है कि निर्जीव है, इसका एक विवाद चल रहा है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसे तो स्पष्ट हो सकता है अगर वो किसी को संक्रमित नहीं करता है, यानी कि मान लो विषाणु है, क्या होता है, फैलता है, वायरस क्या होता है, फैलता है। अगर वो किसी भी कोशिका को, किसी को भी अगर मतलब कि कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो चुपचाप जैसा है तैसा ही रहेगा, उसमें कोई विकास कुछ नहीं होगा। तो हम क्या उसे बोल सकते हैं कि वो निर्जीव है? क्या को कुछ तो हो नहीं रहा है परिवर्तन, तो इस आधार पर तो हम यही ना बोल सकते वो क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। यानी निर्जीव बोल सकते, कोई हरकत नहीं। लेकिन वही जब कोशिका यानी दूसरे किसी के क्या कहते हैं कांटेक्ट में आता है, वायरस फैल जाता है तो वो अपना जनसंख्या बढ़ा लेता है। अब इसमें दोनों बात हो रहा है कि अगर वो नहीं टच हो रहा है वायरस तो चुपचाप शांत है, लेकिन यही अगर टच कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, सब फैला रहा है। तो इस आधार पर ये अभी इसका क्या है, विवाद है कि जो विषाणु है वो सजीव निर्जीव इस लेके, लेकिन सब अपना अपना जगह पे क्या है वैसे भी ठीक है। जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है, इसको भी जानना है। जीवन के लिए आणविक गति, पूर्व कक्षा में हम यह देख चुके हैं कि सजीव का संरचनात्मक संगठित होती है, इनमें उत्तक होते हैं, ठीक है। क्या चीज आया, टिश्यूज, ठीक है। जो सजीव होते हैं उसमें क्या होता है, एक उत्तक होते हैं, और जो कि 9th क्लास में आप पढ़ेंगे। उत्तकों में कोशिका होती है, कोशिका में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना के समय के साथ पर्यावरण प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। कहने का मतलब आप एक छोटा से छोटा चल गया, एक उत्तक के पास गया, उत्तक से कोशिका, कोशिका से पूरा हमारा शरीर बना हुआ है, सेल से पूरा शरीर बना है, तो वो परत बाय परत यहाँ से चल रहा है। उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये पूरा सजीव जो है ये पूरा एक संगठित इस चीज का है, जैसे उत्तक से कोशिका, कोशिका से त्वचा, ये संगठित पूरा मिला के, संगठित मतलब मिला के एक कोशिका यानी कि एक सजीव का निर्माण होता है, ठीक है। अगला कह रहा है होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। यानी कि
अगर उत्तक से कोशिका, कोशिका से हमारा पूरा सिस्टम यानी पूरा शरीर बना, तो इसमें से कोई भी सिस्टम एक टूट जाता है तो ये जो हमारा शरीर है या फिर हम जो है मरने लगते हैं, यानी विनाश हो जाता है। ठीक है, इसका कहना यह है सजीव के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी बुक है और मजा आएगा इसको पढ़ने में। आगे कह रहा है, अतः जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणु से बनी होती है, अणुओं को लगातार गतिशील बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा शरीर है, अगर कहीं पे डैमेज होता है, इसमें जो क्षति पहुंचता है, तो उसके लिए है कि ठीक है, उसके लिए क्या आते हैं कि यहाँ पे कोशिका को मरम्मत के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला चैप्टर में आते हैं। ठीक है, चैप्टर नहीं है, अगला पेज में। तो यहाँ पे अब सिंपली जो पढ़ेंगे, अब जो पढ़ने वाले हैं, जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे जैव प्रक्रम क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, अब जो पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या और क्या होता है। तो जैसे कि हम जाने कि जैव क्या है, सजीव है। जैव क्या है, सजीव है। प्रक्रम क्या है, उसमें जितना भी क्रिया हो रहा है वो सारा का सारा क्या है, प्रक्रम है। ठीक है, तो चलिए, अब एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास की। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं, जैव प्रक्रम क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। जीवों के अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए और यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, देखिए इसको याद रखिएगा, वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले, सिंपल सा परिभाषा इसको समझिएगा, सिंपल सा, कि जैव का मतलब क्या होता है। अगर जैव का मतलब अगर जानने का प्रयास करें, जैव का मतलब होता है सजीव। प्रक्रम का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर का जो क्रिया जितना होता है शरीर के लिए, वो प्रक्रम हो गया। ठीक है, तो नाम में उसका काम छुपा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में यानी कि वे सभी प्रक्रम, वो सभी काम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, यानी कि हमको बचाने का कार्य करता है, वो सारा चीज क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम, यानी कि सजीव का कार्य कहलाता है। ठीक है ना, इतना चीज याद रखिएगा, क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर हमको चोट लग गया तो उसके लिए हमको क्या चीज का जरूरत होगा, अनुरक्षण, यानी कि हमको कोई तो चाहिए ना बॉडीगार्ड, तो यहाँ पर सेल जो होता है वो मदद करता है हमको ठीक ठाक करने में। ठीक है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, यानी कि ये जो क्या होता है, अगर ये ठीक करने के लिए ऐसा सेल तो चाहिए जरूर, लेकिन उसमें एनर्जी भी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी, तो ऊर्जा का भी जरूरत पड़ता है। यह ऊर्जा केवल जीव के शरीर से बाहर से आती है, इसीलिए ऊर्जा का स्रोत बाहर से जीवों के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। यानी जो चीज हमारे शरीर में है वो ऊर्जा है, एनर्जी है, और वो ऊर्जा जो एनर्जी है वो कहाँ से हमको मिल रहा है, वो ऊर्जा बाहर से मिल रहा है। जैसे मान के चलिए हम कोई खाना, जो जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजें मिला हुए हैं, जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो वसा और जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, जिससे हम एकदम फिट रहते हैं और कोई भी कार्य करने में हमको बहुत ज्यादा क्या होता है, मन लगता है। अगर ये ऊर्जा ना हो तो क्या होगा कि हमारा जो कार्य करने का जो है उसमें मंदन आ जाएगा, नहीं कि वो जो गति है उसमें हमें क्या हो जाएगा, धीमा देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ता है, एक एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये सारा प्रक्रम करने के लिए, सजीव को प्रक्रम करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, एक बाहर से मिलता है। डेट्स ऑल, इतना तक हो गया। इस ऊर्जा स्रोत को हम क्या कह सकते हैं, अभी तुरंत हम बोले कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रहा है, वो ऊर्जा हमें भोजन के रूप से मिल रहा है। जो चीज हम खाना खाते हैं वो सब क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। अब उस ऊर्जा का कैटेगरी बटा हुआ है, कोई प्रोटीन जो मिल रहा है हमारा प्रोटीन का कार्य कर रहा है, कोई विटामिन का कार्य कर रहा है, कोई वसा का कार्य कर रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट का कार्य कर रहा है। लेकिन ध्यान दें, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को ही पोषण कहते हैं। यानी कि मेन मुद्दा यहाँ पे ये बात था, यहाँ पे समझाने का ये प्रयास कर रहा था कि आप जो, यानी कि यहाँ से देखिए आपका प्रक्रम स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे जैव प्रक्रम यहाँ से स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल ही। तो यहाँ से सिंपल सी बात यहाँ पे चल रहा है कि किस तरह से अब जैव का स्टार्टिंग होगा प्रोसेस,
तो उसको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए खाना, खाना के लिए हमें खाना खाएंगे, खाना के लिए अब किस किस भाग से होकर खाना गुजरेगा वो सारी चीज़ को पढ़ेंगे, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पोषण, जो आप 6 क्लास में पढ़े होंगे पोषण क्या होता है। तो वो सारे पदार्थ जो हमारे शरीर को एक वृद्धि या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से हमें क्या एक विकास के लिए भोजन के रूप में हम अंदर लेते हैं, वो सारा का सारा चीज़ क्या है, हमें एक ऊर्जा का या एक पोषण है, एक क्या है, पोषण है। ठीक है, वही बात को यहाँ पर दोहराया है। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पोषण। यदि जीवों में शारीरिक वृद्धि होती है, इसके लिए उसे बाहर के अतिरिक्त कच्ची सामग्री का भी होना जरूरी है। यानी कि शरीर में अगर वृद्धि होना है, शरीर में क्या चीज़ होना है, वृद्धि करना है, तो उसको क्या चाहिए, एक कुछ न कुछ खाने का एक कोई स्रोत चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन का आधारित है। इन कार्बनों के स्रोत को जटिलता के अनुसार विधि जीवन, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम के द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार यानी कि जो हम भोजन खाते हैं वो अधिकांश क्या है, कार्बनिक के द्वारा सब बना हुआ है, तो इसीलिए इसके बारे में बताया गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, तो जितना हमारा वातावरण है वो किसी एक जीव का नहीं है कि उसके अंतर्गत आता है तो एक जीव का है, ऐसा कुछ बात नहीं आता। ऊर्जा का ये जो बाह्य स्रोत है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जो ऊर्जा का बाह्य स्रोत जो हम खाना खाते हैं ये कई तरीके से हो सकता है। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों को विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिसे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यानी जो हम खाना खाते हैं उसको अंदर में कुछ इसको जैसे पचाने के लिए समझ सकते हैं, पचाने के लिए कुछ एक क्रिया होती है जो कि उसको हर एक अंग में पहुंचाने का कार्य करे, जो परिवर्तित करे एक समान स्रोत में, वो सारा चीज़ अंदर में एक प्रक्रम में चलता है। यही विभिन्न आणविक गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया श्रृंखला आवश्यकता होती है, जैसे कि उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया या अणु का विघटन के कुछ समान रासायनिक युक्ति है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, जो बहुत सारे यानी कि एनर्जी जो लाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी जो लाता है ये बाहर से हमें, जैसे मान के चलिए इसका कई तरीका भोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, ये भी एक बहुत अच्छा जटिल है जो कि अंदर की क्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, आगे शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। हालांकि शोषण और हर एक चीज़ को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे अभी किताब के अनुसार चल रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। शोषण अभी है लेकिन शोषण का एक अलग चैप्टर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक कोशीय जीव पूरी तरह से पर्यावरण संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थ के निकासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा, जो हमारा एक कोशीय जीव है, एक कोशीय जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे हम सब क्या चीज़ है, बहुकोशीय जीव है, बहुत सारे कोशिका से, हाथ का चमड़ा अलग है, इसका चमड़ा अलग है, तो बहुत सारे कोशिकीय जीव से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में कोई ऐसा अंग नहीं पाया जाता जो विशेष रूप से खाने के लिए ही बना हो। जैसे अपना क्या है, दांत, मुंह, ऐसे खाते पीते हैं तो ये स्पेशल एक खाना भोजन पचाने के लिए यहाँ अंदर तक का सिस्टम है, लेकिन एक कोशीय जीव में ऐसा कुछ सिस्टम देखने को लिए नहीं मिलता, ना ही उसमें है। आगे कह रहा है, लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तो शारीरिक अभिलप अधिक जटिल हो जाता है। तब क्या होता है, बहुकोशीय जीवों में सभी कोशिका आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण भी सभी कोशिका की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है, हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न अंग होते हैं और हो जाते हैं। अब इन विशिष्ट कृत यानी कि उत्तक से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित है, अतः हमें इसे कोई आश्चर्य नहीं है। यानी कि इन सारी जैव प्रक्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में एक विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो कार्य करते हैं। जैसे सपोज दैट खाना खाने के लिए हमें आहार नाल की जरूरत है, सांस लेने के लिए हमें श्वसन जो हमारा मानव फेफड़ा है उसका जरूरत पड़ता है, खून को
ब्लड प्रेशर की तरफ फेंकने के लिए एक दिल हृदय का जरूरत पड़ता है, उसी तरह और सभी जगह नस पहुंचने के लिए एक शिरा धमनी का आवश्यकता होता है। यानी ये सारा चीज जो काम शरीर में हो रहा है वो परक्रम हुआ, और ये शरीर जीव में हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जैव परक्रम। ठीक है, ये सारी बात को अब इसे जो है हम विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और ऊतकों का कार्य। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है कि भोजन एवं ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों में इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति, ठीक है, इस स्थिति, अब दूसरा पेज पलट जाएगा। इस स्थिति में जो है, इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक प्रक्रिया कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसा उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर कोशिका के लिए केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वो हानिकारक भी होते हैं। देखिए, एनसीईआरटी किताब आपको ये समझाना चाह रहा है कि जिस तरह से हम कोई भी चीज अंदर शरीर के अंदर लेते हैं, भोजन के रूप में ले रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो सारा चीज क्या हो, फायदा के लिए हो। जो अंदर जाते हैं, अंदर में जो भी प्रक्रिया होता है, जो भी क्रिया होता है, उसमें से एक विशिष्ट प्रकार के वेस्ट पदार्थ भी निकलते हैं, जिसे हम मान के चलिए पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में जानते हैं। वो विशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट पदार्थ जो निकलते हैं, ये भी होते हैं, उसको भी जो हानिकारक होता है उसे भी बाहर निकालना जरूरी होता है। तो मतलब टोटली ये शुरू से लेकर अंत तक कर दिया, इतना तक में। अब ये क्या करेगा, अब ये अलग अलग तरह से इसको क्या करेगा, डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस प्रक्रम से हम उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ सिंपल सी बात है, उत्सर्जन का परिभाषा दिया गया। उत्सर्जन का मतलब ये हुआ किसी भी पदार्थ को अपने शरीर के बाहर निकालना जो कोई काम का नहीं है, वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन का। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या चीज, बाहर निकालना। ठीक है, यदि बहुकोषीय जीवों में शरीर का भी कल्पना का मूल्य नियमों का पालन किया जाए तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों की कोशिका से उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। यानी कि इसमें यह बात हो गई कि अगर कोई अवशिष्ट पदार्थ बन रहा है तो उनको भी ले जाने के लिए, ढोने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। और परिवहन भी हमारे शरीर में, उसका भी एक चैप्टर है जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। यहाँ से तो अभी क्या है, ये स्टार्ट हुआ, ये क्या हुआ, अभी स्टार्टिंग हुआ है। आगे देखते हैं क्या चल रहा है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने का विवरण क्यों, और कोई वस्तु सजीव है इनका निर्धारण करने के, जैसे कि हम बता चुके हैं कि सजीव है तो कैसे सजीव है, इसके बारे में। कोई जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जीवन का अनुरक्षण के लिए किन किन प्रक्रियाओं का आवश्यक होता है, इन सारी चीज को है। तो अब जो मेन चीज है यहाँ पे, पोषण। क्या चीज है, पोषण। हम समझते हैं पोषण क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं पोषण क्या है। जब हम टहलते हैं, सुनिएगा, जब हम टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं, ठीक है, जब हम टहलते हैं या सवारी करते हैं तो उसमें हमें किसका उपयोग होता है, ऊर्जा का, एनर्जी चाहिए। जब हम खाना खाते हैं या फिर खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी आ जाता है। तो वही जब टहलते काम करते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, तो भूख लगती है तो उसके बाद हमें खाने की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। तो उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कर्म की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि हमें बाहर से पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा के स्रोत पदार्थ को जो हम खाते हैं वो भोजन है, जिसे हम पोषण भी कहते हैं, जो कि पहले भी हम इसके बारे में बता दिए हैं। अगला है, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं तो इसके बारे में समझते हैं। तो कह रहा है कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव कार्बनिक स्रोत या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप से सरल पदार्थ करते हैं, या ये जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यहाँ पर अभी परिभाषा आ गया क्या, स्वपोषी। यानी कुछ जीव ऐसा है जो खुद अपना भोजन निर्माण करते हैं, और कुछ जीव ऐसा है जो अपना जो भोजन है जो खुद निर्माण नहीं करते, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जो भोजन खुद स्वयं बनाते हैं वैसे जीव को हम क्या बोल सकते हैं, स्वपोषी जीव। और जो दूसरे पर आश्रित रहे, यानी कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, परपोषी। ठीक है, तो जिन्हें इनमें से स्वपोषी का बात कर रहा है, तो जिनमें कि सभी हरे पौधे हैं और तथा कुछ जीवाणु है,
कुछ जीवाणु हैं, अन्य जीव जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों का सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव समान रक्षण तथा वृद्धि प्रयुक्त हो सके। इस प्राप्त करने के लिए जीव में जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अतः विषमपोषी उत्तरजीवियों के लिए प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बात हुआ कि कुछ जीव जिसे हम खाना खाते हैं तो थूक लार जो आता है एक एंजाइम की तरह कार्य करता है वो भी, और वही एंजाइम का यहाँ पर परिभाषा दिया है कि एंजाइम क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ने में मदद करना, गीला कर दिए तो नॉर्मल हो गया, जो काटने चिबाने में क्या होता है, फायदा होता है। चलिए तो पेज को पलटते हैं। आ गया स्वपोषी, क्या चीज़ है, स्वपोषी पढ़ते हैं। स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, इनको हम समझते हैं। तो स्वपोषी पोषण आ गया। स्वपोषी जीव का कार्बन तथा ऊर्जा का आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। यह वह प्रक्रम है जिनमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे देखिए स्वपोषी, जैसे कि आपको पता चल गया कि परिभाषा की स्वपोषी क्या चीज़ होता है, तो स्वपोषी पता चल गया कि वो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है, ठीक है। उसी तरह जिसमें ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, इन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक्षित ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। पौधे द्वारा आवश्यकता प्रयुक्त के लिए कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन उत्पन्न ऊर्जा को कुछ भागों में हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब समझते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें हुई। तो जिस तरह से पौधे में क्या होता है कि पौधे में हरित लवक जो होता है, यानी कि हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है सूर्य के प्रकाश से यहाँ पे ये क्या इकट्ठा करेगा, एक सोलर इसका ऊर्जा सूर्य के पदार्थ से, और इसके यानी कि जड़ से जो प्राप्त करेगा, जल और लवण को प्राप्त करेगा, और हवा के द्वारा CO2 प्राप्त करेगा, और ये सारा चीज़ का जब मिक्स करते हैं ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज तैयार होता है यानी कि उसमें, ठीक है, जैसा कि यहाँ सूत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज की तरह निर्माण होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हवा से ले लिया, ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, यहाँ पे चलिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, जो सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की जो प्रकाश है उससे वो क्या ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है। क्या ले रहा है, ऊर्जा, एनर्जी ले रहा है। उसके बाद जो गाछ से ऊपर से जाएगा उससे क्या ले रहा है, जल ले रहा है। क्या ले रहा है, जल ले रहा है, ठीक है। और हवा से क्या ले रहा है, प्लस CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। और ये सब का जब मिश्रण करते हैं, यहाँ पे देखिए CO2 लिया, ठीक है, CO2 लिया, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CO2 लिया, ठीक है, और पानी यहाँ पे लिया, CO2 और पानी जो कि सूर्य के प्रकाश में किया गया, और यहाँ पे बन के तैयार हुआ क्या चीज़, ग्लूकोज बन के तैयार हुआ। और इसमें जो है ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए O2 जो है ऑक्सीजन, ये क्या बाहर निकल रहा है, और कुछ भाप भी निकलते हैं, जैसा कि आपको पता है, कुछ क्या होता है, भाप भी निकलता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रकार दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है जब प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण है क्या, प्रकाश संश्लेषण जैसे कि बताए कि सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेके पौधे और पत्ती के द्वारा वो क्या करते हैं, और जड़ से जल लेते हैं और उसको फिर कहाँ लेके जाते हैं, पत्ती के पास, और वहाँ पे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक निर्माण होता है ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ से उसका भोजन स्वयं बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ कह रहा है क्या क्या प्रक्रिया, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषित किया जाता है। नंबर 1 इसको याद रखिएगा, VVI है, ठीक है। दूसरा बात क्या है
दूसरा बात, प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित कर जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 3 चीज़। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल के एक बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मृदुभिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्य उत्पादन बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित कर अंतिम उत्पाद बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि अभिक्रिया प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यकता है। मतलब जरूरी नहीं कि जो आप चीज़ को अभी बताएं आपको वो सब पौधे पर लागू हो। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो 24 घंटा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन 24 घंटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसे ध्यानपूर्वक पत्तियों का अनुप्रस्थ कट को अवलोकित करते हैं और नोट क्लोरोप्लास्ट को करते हैं। और चलिए, तो पत्ती का जो हरा रंग होता है ना, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट के यानी क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ती का हरा रंग, वर्णक जो होता है वर्णक, उसके कारण पत्ती का हरा रंग होता है। ठीक है, इसके बारे में हम विशेष से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एनसीईआरटी किताब चल रहा है तो एनसीईआरटी किताब के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे अब हम अध्ययन करेंगे पौधे के बारे में। ठीक है, चलिए पौधे में करा के अब हम अध्ययन करते हैं पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में रंध्र की चर्चा की थी। रंध्र आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रंध्र है जो कि मुख खुलता है बंद होता है, खुलता है और बंद। ये रंध्र ही क्या करते हैं, अंदर हवा को आने जाने का एक रास्ता, एक माध्यम बनता है ये रंध्र। ठीक है, यहाँ देखिए हरित लवक, यहाँ छोटे छोटे हरे हरे दिख रहे हैं आपको, रंध्र छिद्र दिख रहा है, ये जो है रंध्र छिद्र है। ठीक है, द्वार कोशिका है, यहाँ पे दिख रहा है सब। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पत्ता को अगर ध्यान से गौर से देखिएगा तो आपको इस तरह से कुछ डिजाइन मिलेगा, इस तरह से आपको कुछ मिलेगा और सब एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। तो जहाँ जहाँ ये दिख रहा है ये छिद्र है जिसे हम रंध्र बोलेंगे। क्या है छिद्र, इसका अगर जूम करके देखा जाए तो कुछ इस तरह से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे तो इसमें देखिए और क्या बात बोल रहा है। तो यहाँ कह रहा है क्या, लेकिन यहाँ जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की तरह सतह से भी होती है। याद रखिएगा कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है सिर्फ तन या फिर जड़ या फिर पत्तियों से नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब यह सिर्फ पत्ती से नहीं होता है, इन सारे चीज से होता है, जड़ से भी, तना से भी, टहनिया से भी, ये सारे चीज से क्या होता है, ये इसका अवशोषण यानी कि ये जो गैस का है, ऑक्सीजन यानी गैस जो लेते हैं उसका। क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे अगर पत्ता झड़ जाता है तो क्या उसका मतलब वो मर जाएगा, नहीं मरेगा। तो ये चीज सारा चीज है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल भी हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। और छिद्रों को खुलना और बंद होना द्वारा कोशिका का एक कार्य है। द्वारा कोशिका जब जल के अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र को छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। यानी कि प्रकाश, ये जो पौधे हैं ये भी बड़ा होशियार है, ये भी इसको जितना जरूरत होता है भोजन का उतना ही ये इसका निर्माण करते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं करते। उसके बाद छिद्र को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, छिद्र को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो मिला जुला के ये भी आपका खत्म हो गया। अब आते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि उपयुक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब तक यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपना ऊर्जा आवश्यक की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने शरीर का निर्माण के लिए अन्य कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम, सिरके, अन्य पदार्थ मिट्टी के लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिनका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक संश्लेषण में किया जाता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जड़ से जो है वो क्या क्या प्राप्त करते हैं, वो सारा चीज़ जैसे कि हम बता चुके हैं। जड़ से वो जल, लवण, प्रोटीन, ये सारा चीज़ जड़ से प्राप्त करते हैं।
पत्ती के हवा के द्वारा उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किए और सूर्य के प्रकाश द्वारा उन्होंने ऊर्जा प्राप्त की। ये सारा चीज को हम बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी क्या हुआ? वही परपोषी जो स्वयं भोजन ना बनाए। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, यानी कि सब का सब एक सिस्टम में है जीव। ठीक है, भोजन के स्वरूप उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार के हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह कि जीव के भोजन ग्रहण करने से ढंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि हम भोजन स्रोत अचल हैं जैसे कि घास, या गतिशील जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन में अभिगमन का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय एवं शेर किस पोषक का उपकरण का है उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना उसके उपयोग के अनेक उक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थ को विघटन शरीर से बाहर कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक उसके उदाहरण है। आप समझिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है विषम पोषी। तो जो ऐसा कुछ ऐसा भी जीव है जो स्वयं भोजन नहीं बनाता है, स्वयं भोजन नहीं बनाता है। जैसे कुछ जीव ऐसा होता है जो चीज शरीर मर गया तब उसे गोश्त बना के, यानी कि उसके अंदर में प्रवेश करके तब जाके उसका उत्पन्न होता है, जिसे हम मृत जीवी कहते हैं। यानी शरीर मर गया तब जाके वो अपना विकास कर रहा है। एक होता है परजीवी। परजीवी वो हुआ जो कि दूसरे पर रह के अपना जीवन को यापन करते हैं, जैसे अमरबेल, या माने चलिए अपना ढीला, इसे ढीला, ये भी परजीवी है। एक परपोषी होता है जो कि अपना भोजन नहीं बना रहा है, दूसरे पर आश्रित रह रहा है। जैसे हम सब हैं, परपोषी हैं, जो चावल दाल है तो धान से लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो ये सब हम क्या हो गए? विषम पोषी, जिसे परपोषी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां कह रहा है क्या? कह रहा जीवों द्वारा किस भोजन का अंतर ग्रहण किया जाता है उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिलक्त कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतु का अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव और पौधे और जंतु को बिना मारे उसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फिताकृमि सरीख बहुत से जीव ऐसे प्रयुक्त होते हैं। कुछ जीव ऐसा है, यानी कि सब जीव का अलग अलग खाने का स्टाइल है। जो घास खाता है, कोई मांस खाता है, कोई उसके शरीर पर रहकर उसके शरीर का इस्तेमाल करता है, कोई उसके शरीर में रहकर फिर उसको मार के तब फिर खाता है। मतलब ऐसा इस तरह से जीव में क्या है, खाने का एक अलग अलग क्या है, प्रक्रम है। आगे ये जो है बहुत ज्यादा वीवीआई है कि जीव अपना पोषण कैसे करता है। जैसा कि यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है अमीबा का, जो कई बार क्वेश्चन पूछता भी है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न है, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसका विधि क्या है, अलग अलग है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी अलग होंगे। यानी कि जब हम भोजन खाना खाते हैं तो उसका जो है अलग अलग क्रिया है, भोजन करने का क्रिया क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये भी हुआ कि उसको पचाने का जो यंग होगा वो भी सब में अलग अलग पाया जाएगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीवों की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिका सतह से अंगुली जैसे अस्थायी वर्धक मदद से भोजन ग्रहण करते हैं और प्रवर्धक भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संग्रहित होकर खाद्य रिक्तिका बनाती है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल के पदार्थ में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच्य कोशिका की सतह को और गति करता है, जो शरीर से बाहर निकासित कर दिया जाता है। परामीशियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान को पक्षभाग गति द्वारा पहुंचाता है, जो कोशिका की पूरी तरह से ढक लेता है। अब यहाँ पर कहने का जो बात कर रहा है, एक कोशिका के बारे में चर्चा किया कि कोशिका जो है इसमें कोई विशेष तो नहीं पाया जाता। तो ये जैसे मान के यहाँ देखिए खाद्य कण है, एक केंद्रक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए खाद्य कण को पहले चारों पट्टी से घेरना स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए चारों साइड से घेर लिया
और घेर के फिर इसको क्या कर लिया, अपने अंदर में पचा लिया, पाचन कर लिया। ठीक है, वही बात को यहाँ बना रहा है। अब यहाँ पर है मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में क्या चीज़, पोषण। तो हम जो पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चीज़, मनुष्य में पोषण, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है मनुष्य में पोषण। ठीक है, चलिए मनुष्य में पोषण को हम पढ़ते हैं। तो मनुष्य में पोषण कह रहा है कि आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आहार नाल है, अभी उसका फोटो भी आएगा, एक मुख से, ठीक है, मुख से लेकर कहाँ तक, गुदा द्वार, यानी कहाँ तक, गुदा द्वार, मल द्वार तक, ये क्या है, एक लंबी नली है। पाचन तंत्र यानी कि जो हमारे अंदर में जो आहार नाल है, मुंह से स्टार्ट होके कहाँ तक, मल द्वार तक का एक नली होता है, जो चित्र में दिया है, अभी चित्र भी दिखाएंगे। हम इस नली के विभिन्न अंगों को देख सकते हैं, जो हमारे भोजन में शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है तो उसका क्या क्या होता है, हम ये इस प्रक्रम को चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोटो आपको दिख रहा है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। तो देखिए मुंह से लेकर ये पूरे यहाँ से होते हुए भोजन जो है इस तरह से मल द्वार यानी गुदा द्वार तक जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसका क्या होता है, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं, और पहले इसको जान लेते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए मुंह है, जीभ है, तो पहला पाचन का क्रिया जी हमारा कहाँ से होता है, मुंह से। ये भी क्वेश्चन पूछता है, चलिए इसको समझते हैं। प्राकृतिक रूप से भोजन एक प्रकरण से गुजरना होता है, जिसे हम उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों को चबा कर पूरा कर लेते हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही पचना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही पचना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और ये सारा काम वहाँ से आगे पेट में जाके होता है। जरूरी नहीं है कि पाचन की क्रिया पेट में हो। याद रखिएगा, पाचन का शुरुआत मुख से होता है। कहाँ से, मुख से। ठीक है, क्योंकि आहार नाल का स्तर बहुत ही कोमल होता है, तब भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि है। क्या है, लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे लाला रस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाला रस कहते हैं या लार कहते हैं। तो जब भी हम ऐसा भोजन का बात करते हैं जो मेरा फेवरेट हो, तो कुछ न कुछ मुंह में थोड़ा पानी आ जाता है, जिसे हम लार कहते हैं। क्या कहते हैं, लार। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो उसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। जिस भी भोजन को, ठीक है, जिस भी भोजन को हम खाना खाते हैं तो उनको पचाने के लिए एक एंजाइम का मतलब समझो इसी तरह लार, जिस तरह थूक निकलता है, एंजाइम उसी समझो लसलसा रहता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो उसे खंड खंड में तोड़ने का काम। जैसे एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ठीक है, उसका काम करते हैं। समझते हैं आप। तो कह रहा है कि एंजाइम कहते हैं। लार भी एक एंजाइम होता है। लार भी एक क्या है, एंजाइम है, जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणुओं को सकरा कर खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेट से जीवा भोजन के लिए लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। जी जो हमारा है सिर्फ बोलने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि इसको खाना जब खाते हैं उसको मिलाने में भी क्या करता है, मदद करता है, और निगलने में भी मदद करता है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रम होने के लिए आवश्यक है। यह कर्मानुची गति पर पूरी भोजन नली में होती है। यानी कि भोजन एक सही मात्रा में अंदर जाए तो इसमें एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह हमारे पाइप आहार नाल है, तरंग की तरह इसे करते रहता है, ताकि भोजन यहाँ आए, यहाँ से ऐसे आए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कर्माणु कुछ कहते हैं। इसको याद रखना, VVI है, ठीक है। ये क्या है, VVI है, कर्मा
कुंचक कहते हैं। गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका या इम्फोसिस द्वारा लिया जाता है। चलिए इसको जो है मैं फिगर के द्वारा भी समझेंगे। तो यहाँ कह रहा मुंह से लेकर यहाँ तक का जो पाइप आएगा उसे हम ग्रासनी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रासिका या कहेंगे। अमाशय एक बहुत बड़ा अंग है। उसके बाद यहाँ से फिर कहाँ चल जाएगा? अमाशय में। अमाशय एक बहुत बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशियां भित्ति भोजन के अन्य पाचक रसों द्वारा मिश्रित होता है। ये पाचक रस अमाशय की भित्ति उपस्थित जठर ग्रंथियां द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। याद रखिएगा, हमारे पेट में जो एसिड पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? HCl बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता होती है। उसके विचार पर अम्ल कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा अवश्य आंतरिक स्तर को अम्ल का रक्षा करता है। हमें बहुत अवश्यों में एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुने होंगे। क्या इसका संबंध उपयुक्त वर्णन में विषय तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? अमाशय में भोजन अब क्या कर रहा है? क्षुद्रांतंत्र में प्रवेश करता है। यह अवरोधी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सतह स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सुलोज पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस पाचन के लिए सरल अतः बाघ जैसे मांसाहारी का। यानी यहाँ पे जो बात कर रहा है, क्षुद्रांत शब्द जो आ रहा है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत का बात कर रहा है। क्या चीज का बात? छोटी आंत बड़ी आंत जो होता है, हर एक जीव में अलग अलग लंबाई होता है। सपोज डैट जो मांसाहारी होता है उसका हमेशा छोटा होता है, क्योंकि उसके पाचन की क्रिया एकदम शॉर्ट में होती है। यही अगर घास उस खाने वाला के जो होता है वो क्या होता है? एक बड़ा साइज का उसमें पाया जाता है। इसीलिए देखेंगे जो अधिकांश जो शाकाहारी जीव है वो अधिकांश हट्टा कट्टा एकदम मोटा जैसा दिखेगा, और जो मांसाहारी है वो हमेशा पतले दुबला जैसा कुछ दिखेगा। इसमें मनुष्य को नहीं ले रहे हैं, मनुष्य को गिनती नहीं ले रहे हैं, जानवर को एक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि चर्बी उसका घास खाने वाला चर्बी ज़्यादा लंबा है तो कुछ ना कुछ शरीर में वृद्धि आएगा। वहीं मांसाहारी का जो है बहुत कम है, इसलिए कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि का कमी आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं कि क्या क्या किसमें क्या होता है। करा कि क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल है। इस क्रिया के लिए यह अकृत अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयी एंजाइम की प्रक्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्नाशय के द्वारा जो रस निकलता है उस जिसे हम मान के चलिए इसमें एंजाइम का बोल सकते हैं, रस को एंजाइम जिससे निकलता है। याद रखिएगा ग्रंथि हम उसे बोलते हैं जिससे कोई चीज़ निकलता है रस की तरह, उसे ग्रंथि बोलते हैं। तो वो जब निकलता है तो वो जाके कहाँ? पहले जो पेट में आया, अमाशय में आया, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें एसिड रहता है। तो अभी जो खाना एसिड जैसा रहेगा तो उसको क्षारीय बनाने के लिए अग्नाशय से कुछ उससे एंजाइम निकलेंगे, जिससे उसे क्या करेंगे? क्षारीय में बदलेंगे। क्षारीय से वह प्रक्रिया फिर कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में यहाँ से हम समझा देते हैं। इस फिगर के द्वारा समझते हैं। भोजन जो है हमारा एक सेकेंड, भोजन जो है हमारा यहाँ से यहाँ देखिए ग्रासिका है और मुख्य गुहा है। यहाँ से होते हुए यहाँ अमाशय आएगा। यहाँ पे देखिए अमाशय है। अमाशय में आते ही यहाँ से फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे ग्रंथि जो जुड़ा हुआ है उसमें आएगा, और वहाँ से ये आ जाएगा कहाँ? छोटी आंत। यहाँ जो दिख रहा है आपको यहाँ पे घुमा घुमा, ये छोटी आंत है। तो अमाशय से भोजन छोटी आंत में क्या होता है कि हमारा जो वसा का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन जो होता है अमाशय में होता है, और विटामिन भी टूटता है अमाशय में ही। छोटी आंत में किसका? वसा का पाचन हो जाता है। उसके बाद छोटी आंत से होते हुए यहाँ से निकलता है
और बड़ी आंत में प्रवेश करता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो बड़ी आंत में एक छोटा सा हिस्सा निकला हुआ है जिसे हम परिशेषिका कहते हैं, जिसका कोई अवशिष्ट पदार्थ है, जो कि एक ऐसे बोल सकते हैं ये क्या है, अवशिष्ट अपेंडिस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिस है। उसके बाद ये भोजन होते हुए यहाँ से कहाँ, एक मल द्वार द्वारा, गुदा द्वार द्वारा यहाँ से भोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो टोटल इस तरह से ये कुछ काम करता है आहार नाल में, ठीक है। यही बात, इस सारे बात को यहाँ पे किया गया है कार्य के लिए। यहाँ पे किया गया है कि अमाशय से आने वाला भोजन जो अम्लीय होता है, जिससे कि क्षार्य बनाने के लिए इसे हम अग्नाशय का एंजाइम का सहारा लेना पड़ता है। और यह कार्य वसा के प्रक्रिया करने के लिए अतिरिक्त छोटी जो होता है उसमें वसा का क्या होता है, प्रक्रिया, वसा का पाचन होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पीत लवण उन्हें छोटी सी गोलिका में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशील बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमलिशीकरण की तरह है, जिसे विषय में हम अध्याय में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्नाशी रस का स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन का पाचन के लिए ट्रिप्सन एंजाइम, याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन के लिए ट्रिप्सन एंजाइम होता है, तथा इम्लिशकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन का पचा के लिए कौन सा रस निकलेगा, ट्रिप्सन एंजाइम निकलेगा, और वसा का पाचन के लिए हमें क्या होगा, लाइपेज एंजाइम निकलेगा, ठीक है। और क्षुद्रांत की भित्ति से ग्रंथि होते हुए जो आंत रस से प्रस्रावित होती है, उसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन के अमीनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा में अम्ल में गिलरास में परिवर्तित कर देता है। पाचित भोजन का अंतर भित्ति अवशेषित कर दिया जाता है। क्षुद्रांत का आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलियां जैसे प्रविध होते हैं, जिसमें दिग्रोम कहते हैं। जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत के अंदर में ऐसे बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं, जिसमें कि ये सब फंस के उसका क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। तो सतही क्षेत्र बढ़ता है और दीर्घरोम उधिर वाहिका के द्वारा बहुत आय होती है, जो भोजन को अवशेषित करके शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का इसका क्या करता है, काम करता है। और बिना, यहाँ से देखिए, बिना पाच भोजन वृद्ध अवस्था यानी कि बड़ी आंत में भोजन को भेज दिया जाता है, और दीर्घरोम इस पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण, जल का अवशोषण होता है, और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अभी जो हम देखे वो देखे आहार नाल के बारे में। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए, क्या आपके लिए ये यूजफुल रहा, क्या आपको बात समझ में आया। अगर नहीं आया तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एक और वीडियो इसका पूरा चैप्टर का आए, तो आप कमेंट में ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट चैप्टर या दूसरा पार्ट, ये भी आप कमेंट में कर सकते हैं। आपके लिए हाजिर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि दूसरे पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।